बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट, हम सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी हमने हाइड्रोफाइट्स प्लांट के कैरेक्टर देखे थे, अब हम जीरोफाइट प्लांट के कैरेक्टर देखते हैं। तो जीरोफाइट प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या क्या पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो जीरोफाइट या मरुद्भिद प्लांट वो होते हैं, शुष्क आवासों या मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। दीर्घकालीन शुष्क परिस्थितियों या अनावृष्टि काल में भी ये सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इनमें जलाभाव या शुष्कता के प्रति सहिष्णुता या इसे सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इन शुष्क परिस्थितियों, जिन्हें ज़ेरिक कंडीशन भी कहते हैं, में पौधों के लिए जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी ये सक्रिय रह सकते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जीरोफिटिक प्लांट्स में वो डेजर्ट में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है या वाटर की बहुत कम उपस्थिति होती है, या ये प्लांट जो है डिपेंड रहते हैं रेन वाटर पर ही। तो जितना भी रेन वाटर इनको अवेलेबल होता है उस टाइम में ये अपनी प्लांट बॉडी में, रूट में या स्टेम में वाटर स्टोर कर लेते हैं, और उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वाटर का यूज़ करते हैं फिर। तो जीरोफाइट्स का मीनिंग होता है कि जल की कमी में रहने वाले प्लांट्स। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि जल की कमी दो कारणों से हो सकती है। एक तो होती है फिजिकली ड्राइनेस और एक फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस में ये होता है कि भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास, मीन्स वहाँ पर पानी है ही नहीं, वो होता है फिजिकल ड्राइनेस। और एक होता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, मीन्स वहाँ पर पानी है बट वो पानी या तो बर्फ़ के रूप में है या सॉल्ट के फॉर्म में है, या उस पानी में सॉल्ट है, इसलिए उनको वो प्योर वाटर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल ड्राइनेस क्या है, इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार के आवासों में मृदा की जल उद्ग्रहण व रोके रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इन स्थानों में शुष्क जलवायु पाई जाती है, जैसे मरुस्थल, शैलखंड, पथरीली व भूमि। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, उस कंडीशन को कहते हैं फिजिकली ड्राइनेस हैबिटेट। फिर एक होता है कि कार्यकी रूप से शुष्क आवास या फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट। तो इस प्रकार के आवास, ये स्थलों की मृदा व पर्यावरण में वैसे तो जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे अति न्यून तापमान या मृदा में लवणीयता के कारण पौधे इस जल को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, जैसे बर्फीले क्षेत्र हुए या लवण युक्त मृदा हुई। ठीक है, तो आपको फिजिकल ड्राइनेस और फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस में मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम जीरोफाइट्स के अनुकूलन पढ़ते हैं। तो पहले हम जीरोफाइट्स प्लांट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये है नागफनी का प्लांट, ये है एलोवेरा का प्लांट, और ये है ब्रायोफिलम, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसकी लीफ जो होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है। और ये एलोवेरा का जो प्लांट है वो भी बहुत मोटा होता है, मांसल होता है। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है, वो स्पाइन में रिड्यूस हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये भी मोटा जो पार्ट है ये तना नहीं है, ये लीफ ही है। ठीक है, ये लीफ है, और इनके ये भी जो लीफ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं, ये कंटक जिन्हें हम या कांटे कहते हैं। और इसमें नागफनी में क्या होता है कि ये पूरा इसमें ये जो मोटा है ये पूरा तना है। ठीक है, और इनकी जो लीफ होती है वो भी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैलोट्रोपिस का प्लांट है, आक, जिसे हम हमारी यहाँ की जोधपुर की लैंग्वेज में आकड़ा भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो इस प्लांट की लीफ में एक लीफ मोटी होती है, और लीफ के ऊपर एक वाइट जो है मोम का लेयर प्रेजेंट होती है। और ये प्लांट है बबूल का, जिसे अकेशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी लीफ देखिए कितनी छोटी होती है, ताकि वो वाष्पोत्सर्जन उसमें कम हो सके और उसमें कांटे भी पाए जाते हैं। ये प्लांट है कैपेरिस डेसिडुआ का, जिसे हम केर कहते हैं। केर का प्लांट तो आप सबने ही देखा होगा। ये प्लांट है जिजीफस का, जिसका लोकल नेम है बोर या बेर। ठीक है, तो इसकी लीफ देखिए कैसी छोटी होती है, इसमें भी कांटे पाए जाते हैं। तो ये सारे कांटे की उपस्थिति डेजर्ट प्लांट को शो करती है। अब हम जीरोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ते हैं।
तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रूट से। तो इनकी मरुद्भिद पौधों की जो रूट है वो शुष्क या जलाभाव वाले स्थान में पाई जाती है, इसलिए इनका मूल तंत्र अत्यधिक जल अवशोषण करने के लिए अत्यधिक विकसित एवं गहरा होता है। इन पौधों में जड़ें चारों तरफ प्रसारित व सुविकसित होती है। इनकी जड़ें प्राय मूसला मूल प्रकार की होती है, जो जमीन में बहुत अधिक गहराई तक जाती है। क्यों गहराई तक जाती है? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है सॉइल में, तो पानी को ढूंढने के लिए इनकी जड़ें बहुत लंबी गहराई तक जाती है। मृदा में इन जड़ों की शाखाओं का एक विस्तृत जाल फैला हुआ रहता है। सेकंड पॉइंट है कि इन पौधों में जड़ों की वृद्धि दर सामान्यतः अधिक पाई जाती है। अनेक पौधों में तो जड़ों की प्रतिदिन वृद्धि 10 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। जड़ों में मूल रोम एवं मूल गोप सुविकसित होते हैं, जिससे जड़ें अधिकाधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर सकती है। ठीक है, तो जड़ के ये 3 पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं कि स्टेम में क्या क्या होता है। मरुद्भिद पौधों के तनों में अनेक प्रकार के अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि ये पौधों का ये भाग है जो वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि अधिकांश मरुद्भिद पादप काष्ठीय व छोटे होते हैं। ये बहुवर्षीय शाख झाड़ियों या वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद के तने वायवीय भूमिगत होते हैं, जैसे एलोवेरा का, अगेव का, सेकेरम का। इनके तनों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पौधों जैसे कैलोट्रोपिस में तो तने एवं पत्तियों की सतह पर एक वैक्सी आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से वो उस तने का या लीफ का जो भी वाटर रहता है वो उसी में स्टोर रहता है। कुछ मरुद्भिद पौधों जैसे यूफोर्बिया, सोलेनम, डुरेंटा में तने की शाखाएं कंटकों में रूपांतरित हो जाती है। तने पर ही कांटे पाए जाते हैं, जो ब्रांच का मॉडिफिकेशन है। और मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां छोटी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण में कमी आ सकती है। इस कमी को समायोजित करने के लिए कुछ पौधों जैसे कोकोलोबा व नागफनी में तना रूपांतरित होकर पत्ती के समान चपटा व हरा हो जाता है, जिसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। तो जो नागफनी में हम वो जो तना देखते हैं वो उसका मॉडिफिकेशन है, जो मोटा सा गोल होता है। नागफनी का इस तरह से डायग्राम हमने देखा था ये। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी लीफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अनेक पौधों में प्रारंभ में ही पत्तियां विलुप्त हो जाती है, बहुत या थोड़े समय के लिए दिखाई देती हैं। इस प्रकार के मरुद्भिद पौधों को आशुपाती कहा जाता है, जैसे लेप्टाडीनिया है खींप। ठीक है, तो आप खींप के पेड़ कोई देखते ही हैं, जो हमारे खींप तो हमारे कॉलेज के आसपास के ग्राउंड में भी बहुत सारा है। ठीक है, तो उस लेप्टाडीनिया की पत्तियों में सिर्फ वो स्टेम पाए जाते हैं। लेप्टाडीनिया के प्लांट में सिर्फ स्टेम ही होते हैं, लीफ नहीं होती है उसमें। और जैसे केर का प्लांट है उसमें भी पत्तियां नहीं दिखाई देती है। और नागफनी में पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों में बदल जाती है। नेक्स्ट है कि अनेक मरुद्भिदों में पत्तियों का आकार छोटा होता है। जिन पौधों की पत्तियां बड़े आकार की होती है उनकी पत्तियों की सतह चमकीली व चिकनी होती है, जिससे वो तीव्र प्रकाश को परावर्तित कर सके। नेक्स्ट है कि अनेक पौधों में पत्तियों पर मोम व सिलिका का आवरण पाया जाता है, जैसे कैलोट्रोपिस हो गया। कैलोट्रोपिस किसका बॉटनिकल नेम है? आँख या आंकड़ा का। ठीक है, तो ये सारे लीफ के एनाटॉमिकल ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आ गए। अब हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखते हैं। तो आकारिक के एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, आंतरिक संरचना में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। कि आकारिक के अनुकूलन लक्षणों के साथ साथ मरुद्भिदी पौधों की आंतरिक संरचनाओं में भी विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन पौधों में जल के न्यूनतम व्यय को सुनिश्चित किया जा सके। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें जड़, तने व लीफ का अनुप्रस्थ काटना होता है और फिर उसको देखते हैं। तो पहले हम जड़ का स्टडी करते हैं कि मरुद्भिद पौधों में जड़ों की आंतरिक संरचना सुविकसित व सुव्यवस्थित होती है। इनमें वेस्कुलर बंडल है बहुत सारे पाए जाते हैं, जो अरीय संवहन बंडल में स्थित रहते हैं। कुछ पौधों जैसे एस्पेरेगस की जड़ें जल संचय के कारण फूल कर मांसल हो जाती है। आक की जड़ों की कोशिकाएं सुदृढ़ व मोटी कोशिका भित्ति वाली होती है, इसलिए आक की जड़ें कठोर होती है। इनके बाहर कार्क का आवरण पाया जाता है। और कुछ रूट है, उनकी बाह्य त्वचा पर लिग्निन व क्यूटिन का एक मोटा आवरण पाया जाता है। और कुछ मरुद्भिद प्लांट है जैसे कैलोट्रोपिस है, इनकी बाह्य त्वचा मोम या सिलिका का अवक्षेपण पाया जाता है। तो ये प्लांट है कैजुराइना, इसका हम अनुप्रस्थ काट के देखते हैं। ये इसके तने का अनुप्रस्थ काट है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसमें जो ये रंध्र पाए जाते हैं वो इनको कहते हैं
सनकन स्टोमेटा या छुपे हुए रंध्र, या गर्तीय रंध्र या धसे हुए रंध्र। तो ये रंध्र जो होते हैं प्लांट की, जो हम टीएस काटते हैं तो उसमें हमें दिखाई नहीं देते, इस तरह से गर्त में धसे हुए रहते हैं, ताकि वो उनको एक्सपोज जितना हो सके वो कम हो उनका एक्सपोजर। तो वो छुपे हुए रहते हैं, तो उनमें वाटर का लॉस है बहुत कम होता है, ठीक है। और इनके रंध्र में भी ये हेयर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रंध्र है वो भी थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। ये कैलोट्रोपिस का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप देखते हैं कि ये क्यूटिकल की इसके ऊपर एक परत पाई जाती है बाह्य त्वचा के ऊपर। अब इनमें कॉर्टेक्स है बहुत ही सुविकसित होता है, जिसमें देखिए ये एपिडर्मिस के बाद में ये कॉर्टेक्स कितने भागों में विकसित है, स्थूल कोणों तक, ये मृदु तक, ये फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल भी एक मोटी लेयर प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल के बाद में ये फ्लोएम है। फ्लोएम के बाद में ये कैम्पियन सेल्स है। फिर इसमें जाइलम और फ्लोएम हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये लेटेक्स की जो है सेल्स प्रेजेंट है। तो मरुद्भिद पादपों में वलकुट जो है सुविकसित पाया जाता है। इस वलकुट उत्तक में अधिकांश रेजिन व लेटेक्स की वाहिकाएं पाई जाती है। एनाटॉमिकल करेक्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनका मांसल गूदेदार पौधे जैसे नागफनी है, ग्वारपाटा है, डंडाथोर है, इनमें जल संचय करने के लिए विशेष प्रकार की पतली भित्ति वाली मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के मांसल मरुद्भिद पौधों को मृदुपर्णी पादप कहा जाता है। मरुद्भिदी पौधों में कोशिकाएं जो है छोटी आकृति की होती है। इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान भी बहुत कम पाए जाते हैं। इनकी आंतरिक संरचना में यांत्रिक उत्तकों की बहुलता होती है, जैसे इनमें स्क्लेरेंकाइमेटस और स्क्लेरिड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, जो इनको कठोर बनाते हैं। नेक्स्ट है कि मरुद्भिद पौधों की एंडोडर्मिस जो है उसमें स्टार्च के कण पाए जाते हैं, जिसे स्टार शीत या कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं, ठीक है। तो मरुद्भिद पौधों में द्वितीयक वृद्धि के कारण सुविकसित वार्षिक वलय व छाल पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है। कि आकारिकीय व आंतरिक संरचना में विकसित अनुकूलन लक्षणों के कारण इन पौधों में शुष्क परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता एवं प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें वाष्पोत्सर्जन की गति मंद हो जाती है। इसलिए ये विषम परिस्थितियों में भी सुगमता से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये पौधे न्यूनतम पानी की अवस्था में भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इनमें पर्णरंध्र छोटे आकार के होते हैं और ये गर्त में धंसे हुए रहते हैं। मरुद्भिद पौधों में रंध्रों की संख्या तो कई बार अधिक पाई जाती है, लेकिन पौधों से वाष्पीकृत जल की मात्रा कुल मिलाकर कम ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुदेदार मरुद्भिद पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। अंधेरे में ये श्वसन क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं, और इन कार्बनिक अम्लों के निरंतर निर्माण से रंध्रों की रक्षक कोशिकाएं, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, में परासरण सांद्रता की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये नाइट में इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, जिससे इनमें डे टाइम में वाटर का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो डेजर्ट प्लांट है उनकी पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में परासरण सांद्रता भी अधिक होती है। मीन्स इनमें वाटर तो कम होता है, दूसरे साल्ट और सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। सामान्य पौधों की तुलना में मरुद्भिदी में कुछ एंजाइम जैसे पाए जाते हैं, जैसे कैटालेज, पेरोक्सीडेज, ये एक्टिव रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें स्टार्च का जल अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे इनकी वाटर की जो कमी है वो पूरी होती रहती है। इन पौधों में आर्द्रता स्फुटन भी पाया जाता है। इन पौधों में कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक परिवर्तित होकर पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज व सुबेरिन जैसी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, जिससे इनकी कोशिका भित्ति जो है हार्ड होती है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से मरुद्भिद पौधे शुष्क परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं और आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं।